दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड की आवाज़। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो विषय है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फंस गया है देश का जनतंत्र। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसमें कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कांग्रेस और बीजेपी ने कुल मिलाकर अभी तक 70 सालों में इन्हीं दो प्रमुख पार्टियों ने इस देश में राज किया है और राज सत्ताएं चलाई है। इन दोनों को ही देश के भविष्य, कितना देश का भविष्य इन्होंने बनाया है, कितनी दूर तक ये देश को तरक्की में लेकर के गए हैं, इन्हीं दोनों लोगों से सवाल पूछे जाने चाहिए और पूछा भी जा रहा है। मैं आपको जानकारी के तौर पे बता दूं कि जनतंत्र कैसे जनतंत्र को इन्होंने फंसा कर रख दिया है। एक बार नेहरू जी ने संसद में ये भाषण किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब उन्होंने पूर्व में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अटल बिहारी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि नेहरू जी को इस बात का पता था कि कांग्रेस पार्टी आज इस देश की सत्ता पर हुक्मरान पार्टी है। एक न एक दिन जनता का मोह भंग होगा तो विकल्प के तौर पर दूसरी पार्टी का होना ज़रूरी है। तो वो दूसरी पार्टी बीजेपी ही होना चाहिए। जो बीजेपी है इस समय, उस समय वो जनसंघ हुआ करता था। जनसंघ को का नाम ही बदल करके बीजेपी रखा गया है। तो विकल्प के तौर पर नेहरू जी ने आज की जो बीजेपी है उसको रिकमेंड किया और इन दोनों पार्टियों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस देश की जनता को गुमराह किया और इस देश की जनता पर राज करने का काम कर रहे हैं। जैसे जैसे कांग्रेस की विश्वसनीयता या लोकप्रियता ख़त्म होती है, वैसे वैसे बीजेपी को इस देश का जो मीडिया है वो हाईलाइट करता है और देश हित में, राष्ट्र हित में और देशभक्त पार्टी घोषित करता है और उसकी एक छवि निर्माण करने का काम करता है। दूसरा, इन बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो हिंदूवाद की संकल्पना है उस संकल्पना को लेकर के दोनों ही दृढ़ संकल्पित हैं और इन दोनों पार्टियों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इस देश में इस बात को आगे बढ़ाने का और इस हिंदूवादी जो विचारधारा है, ये जो हिंदूवादी जो विचार है, इसको प्रस्थापित करने के लिए पूरा प्रयास किया और पूरा ताकत के साथ इन्होंने समाज में इस बात को प्रस्थापित किया। इसके पीछे कारण था, ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया गया है, क्योंकि नेहरू जी को ये मालूम था कि अगर विकल्प के तौर पर अगर हम सवर्णों की ही पार्टी दूसरी विकल्प नहीं खड़ा करते हैं तो इस देश में तीसरा विकल्प खड़ा हो सकता है, जो SC ST OBC या बहुजन समाज का या बहुसंख्यक लोगों की पार्टी भी इस देश में एक लार्जेस्ट पार्टी और बड़ी पार्टी के तौर पे खड़ी हो सकती है। इस बात का उनको डर था। इसलिए जिस दिन पार्लियामेंट में ये भाषण अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन में नेहरू जी ने किया था कि ये लड़का एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, उसी दिन द्विदलीय जनतंत्र की संकल्पना को उन्होंने परिभाषित किया। लेकिन उस समय पर लोगों ने वाहवाही किया और इस बात को समझने का प्रयास नहीं किया। वो बहुत बड़े परिणाम इसके निकल के आए कि ये जो द्विदलीय संसदीय जनतंत्र है, जिसको बाइपोलर सिस्टम भी कहा जा सकता है, इन्होंने बनाने का काम किया। और चलते चलते जब इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 92 के दशक में 90 और 92 के दशक में बने, तो उस समय पर इन्होंने द्विदलीय संसदीय जनतंत्र लेकर आया, जिसमें UPA और NDA दो घटक दल बनाए उस समय पर। क्योंकि उस समय पर क्षेत्रीय पार्टियां, जो SC ST OBC की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बढ़ रही थी और उनकी अलग अलग राज्यों में सत्ताएं भी आ रही थी और उनके समर्थन के बगैर सत्ता भी नहीं बन रही थी। तो इन लोगों ने दो घटक दल बनाए। मतलब वो गले के जो बड़े अड़तिया होते हैं वो अड़तिया बन गए कि कुछ जो हमसे खुश हैं वो हमारी तरफ रहें, जो आपसे खुश हैं वो आपकी तरफ रहें। मतलब जो बीजेपी से खुश हैं वो बीजेपी की तरफ रहें, जो बीजेपी से खुश हैं वो
जो कांग्रेस से खुश हैं वो कांग्रेस की तरफ रहें। इन्होंने बड़ी दुकानें लॉन्च कर दी और सारी पार्टियों को अपने घटक दल के तौर पर बनाया और इस देश में फिर वही कांग्रेस बीजेपी का गाना गाने लगे और वही चल रहा है। क्योंकि उस समय पर बहुजनों के आंदोलन उभार पर थे। बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ था और क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो लोहिया का आंदोलन रहा हो जिसमें लालू यादव हों, चाहे मुलायम सिंह यादव हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे HD देवगौड़ा हों, तो इस तरीके से क्षेत्रीय जो दल थे और जो बहुजनों के जो SC के बैकवर्ड के जो नेता हैं वो उभार पर, और उसकी वजह से इनको संकट निर्माण हो रहा था। तो इन्होंने ये सारा का सारा बाइपोलर सिस्टम, द्विदलीय संसदीय जनतंत्र का निर्माण किया कि हमसे ये आगे नहीं जाना चाहिए, इनको हमने अपने पीछे और पिछलग्गू बनाकर ही रखना चाहिए और यही ये कर रहे हैं। उस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी अगर लीडिंग पार्टी के तौर पर प्रधानमंत्री थे तो अपोजिशन में सोनिया गांधी जी होती थी। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी लीडिंग पार्टी के तौर पे प्रधानमंत्री हैं इस देश के और राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी की पीठ को खुजाते हैं और नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी की पीठ को खुजाते हैं। बस यही काम चल रहा है इस देश के अंदर। अभी इस देश का जो जनता है वो इन दोनों पार्टियों के बीच में सैंडविच बनकर रह गया है। दोनों पार्टियों के बीच में कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, और इस देश में इन पार्टियों ने 70 सालों में प्रमुख तौर पर इन्हीं पार्टियों ने राज सत्ता चलाई और इस देश को अंतर्राष्ट्रीय कर्जे में डुबो कर रख दिया। और जिस आधार पर, जिस लेवल पर इस देश का विकास होना चाहिए था वो विकास इन्होंने नहीं किया, खाली लोगों से मजीरा बजवाने का काम किया और लोग भी आराम से मजीरा बजाते रहे और अपनी लाचारी, अपनी बेबसी और गरीबी को भूल गए। बीजेपी ने धर्म के नशे में धर्म की अफीम चटा करके लोगों को अपने पाले में रखा और कांग्रेस ने डर दिखा करके, तो ये चल रहा है। दूसरा, अभी ये जो संसदीय ये जो जनतंत्र है, ये जनतंत्र जो है इन्हीं दोनों पार्टियों का के बीच में फंसा हुआ है और वो निकल नहीं पा रहा है। अभी जैसे जैसे इस देश में बहुजन आंदोलन उभरे, उनकी वजह से इन्होंने इस देश के अंदर EVM मशीन एक कार्ड निकाला और उसको लेकर के आए और इन्होंने लागू कर दिया इस देश में। उसके माध्यम से चुनाव होते रहे और चुनाव चलते रहे और चुनाव अपने अपने हिसाब से ये पार्टियां इस्तेमाल करती रहीं EVM मशीन को। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के चुनाव हुए और उसमें मोटा भाई और छोटा भाई ने फंसा दिया है। इस देश की जो राजनीति है बीजेपी की, वो फंस गई है और राजनीति को फंसा करके ये लोग जो है, अभी देखना होगा कि देश में महाराष्ट्र में आंदोलन चालू हो गया है और EVM का आंदोलन बड़े लेवल पर हो रहा है और वहाँ पर दिल्ली में रामलीला मैदान में बहुत बड़े लेवल पर उदित राज जी ने रैली किया, हैदराबाद में मीटिंग हुआ। तो इस तरीके से ये जो EVM है इसको हटाना ज़रूरी है और ये EVM जो है इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है और इसको विश्वसनीयता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है और इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और ये दो पार्टियां इस देश के जनतंत्र को, लोकतंत्र को हाईजेक करके रखा हुआ है। अभी खड़गे साहब ने 26 नवंबर को बयान दिया था कि हमको EVM फीवीएम नहीं चाहिए। उसके 2 दिन के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो मीटिंग हुआ, उस वर्किंग कमेटी में जो सीनियर नेता हैं वहाँ के, जो प्रबुद्ध नेता हैं जो पार्टी के, उन्होंने कहा कि EVM के मुद्दे को ज़्यादा हाईलाइट न किया जाए, EVM के मुद्दे को ज़्यादा चर्चा में न लाया जाए, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कहा। क्योंकि राहुल जी को मालूम है कि ये मेरी दादी का लाया हुआ झुनझुना है जो पूरे देश में हम लोग दे रहे हैं और लोग बजा रहे हैं और लिए पकड़े हुए हैं। तो वो जो झुनझुना, जो खिलौना इनको राज सत्ता तक पहुंचाता है, उसको कैसे ये विरोध कर सकते हैं।
लेकिन राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। तो अब मज़े वाली बात यह है कि जो आंदोलन शुरू हो चुका है ईवीएम के खिलाफ 2014 से, बहुत बड़े परिवर्तन यात्राएं वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब के माध्यम से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ईवीएम के विरोध में, ईवीएम बंद करो, बैलेट पेपर लाओ, परिवर्तन यात्राएं निकाली गई और अलग अलग देश के अलग अलग प्रदेशों में, ज़िलों में ये यात्राएं घूमी और गांव-गांव तक ये लोग हल्ला हो गया और लोगों को पता चल गया कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अभी महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में तो इतने बड़े लेवल पर खबरें आ रही हैं कि वहाँ धांधली हुई है कि लोग जो है अभी धरने पर बैठ गए हैं। और सभी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, पहले कांग्रेस उनको ख़त्म करने का काम करती थी अपने पाले में लेकर के, अब वही काम बीजेपी कर रही है। मतलब इन दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये चल रहा है, ये दोनों ही मनुवादी पार्टियां हैं। और ये तीसरी पार्टी कोई भी विकल्प के तौर पर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो देश की सत्ता पर आए और शासन करे, उसको ये आने नहीं देना चाहते हैं, ना ही आने देंगे। उसको अगर लाना है तो अब एक ही विकल्प है कि ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर पर वापस आया जाए। अगर ईवीएम को हटा दिया जाता है और बैलेट पेपर पर वापस आया जाता है तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि इन पार्टियों की लुटिया डूबने में समय नहीं लगेगा। वो काम मोटा भाई और छोटा भाई ने शुरू करवा दिया है जो महाराष्ट्र में चल रहा है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है और ईवीएम का आंदोलन बढ़ रहा है, इसको सहयोग देने की ज़रूरत है। अभी बाबा अगाड़े ने जो आंदोलन किया उसमें बड़े लेवल पर उनको समर्थन मिल रहा है और इतने बड़े लेवल पर सत्ता और कुर्सी के लालच ने, हवस ने इतना ज़्यादा बड़े लेवल पर इनको कांड करने को मजबूर कर दिया कि इन्होंने ईवीएम पर कांड किया, ऐसी प्रदेश की जनता कह रही है और लोग असंतुष्ट हैं। चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेटों ने इवन की चुनाव आयोग में पैसा तक भर दिया है कि हमारी रिकाउंटिंग कराई जाए और जो ईवीएम में वीवीपीएटी लगा हुआ है, पर्ची लगी हुई है, वीवीपीएटी जो पर्ची लगी है उस पर्ची की काउंटिंग कराई जाए। और लोगों ने लगभग 70 लाख रुपया जमा भी कर दिया है। अलग अलग कैंडिडेट भी पैसा जमा करने के लिए राजी हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है लोकतंत्र को लेकर के। इसमें अब कांग्रेस की और राहुल गांधी जी की भूमिका को देखने वाला मामला है और मज़ा आएगा कि ये पार्टी जो राहुल गांधी जी संविधान की कापियाँ लेकर के पूरे देश में नचा रहे हैं, घुमा रहे हैं, दिखा रहे हैं और सब लोकतंत्र खतरे में है इसका नारा लगा रहे हैं, तो ये पता अब चलेगा कि वाकई में इस देश के साथ उनका वाकई में प्रेम है, संविधान के साथ, या वाकई में वो बाबा साहब अम्बेडकर के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। उसके लिए वो सड़कों पर आएंगे या रोडों पर आएंगे। जैसा खड़गे जी ने कहा था कि एक यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में निकलेगी। अगर यात्रा नेतृत्व राहुल जी के नेतृत्व में नहीं निकलती है तो ये समझ लेना कि दाल में काला नहीं है, ये पूरी दाल ही काली है और इस देश के अंदर कुछ होने वाला नहीं है। इन लोगों के माध्यम से ये सिर्फ जनता को इंगेज करके रखना चाहते हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है। और भी बातें हैं और बहुत सारी, मैंने आपको पहले भी कहा था चुनाव पर परिणाम जब महाराष्ट्र का आया कि अभी इस देश की जो राजनीति है वो किस दिशा में जाएगी ये देखने वाला मामला होगा और वो रोमांचक मामला शुरू हो चुका है। अभी आप देखिए इस देश की राजनीति में अभी कौन कौन से ट्विस्ट आने वाले हैं, क्योंकि ईवीएम का जो मुद्दा आज मुद्दा ही नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा हो चुका है। इवन कि एलन मस्क ने जो मुद्दा उठाया वो इसकी वजह से इंटरनेशनल हो गया है, क्योंकि वो पूरे ग्लोबल मीडिया में इंटरनेशनल लेवल पर हो गया कि भारत में ईवीएम से चुनाव होता है और वहाँ लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो अभी राजनीति की जो दिशा है वो बदलने वाली है और ये अवसर है क्षेत्रीय दलों को, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे बहन मायावती जी हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे नीतीश कुमार हों, अलग अलग चाहे हेमंत सोरेन हों, इन सभी लोगों को ये आवाज़ उठाना चाहिए और इस आंदोलन को तेज़ करना चाहिए, इसकी गति को बढ़ाना चाहिए और ईवीएम को ख़त्म करके वापस बैलेट पेपर लाना होगा अगर इस देश के लोकतंत्र को बचाना है और बाबा साहब के सपनों को साकार करना है। दोस्तों, इस विषय पर अभी इतनी ही बात होगी, ये बहुत लंबा विषय है, बाद में फिर इस विषय पर हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। आपने बात को ध्यान से सुना है और समझा है। आज अवसर है इस बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए।
तो आप हमारी जो बात हम कहते हैं, जो बातें मुद्दे हम उठा रहे हैं, विषय लगा रहे हैं, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आप लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और लोगों को भी शेयर करिए। नमस्कार।